Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture we are going to discuss the paper which was conducted by IBPS in the year 2019. So हम लोग देखेंगे कि जो क्लरिकल का एग्जाम है प्रीलिम्स का उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इन ऑल द 3 सेक्शंस ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स. सो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे फॉर द 100 मार्क्स. हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम में 1 मार्क्स मिलता है एंड हर इनकरेक्ट के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं. सो ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन के अंदर पैटर्न रहता है एंड आपको किस तरह से प्रोसीड करना है. सो फर्स्टली विल स्टार्ट विद द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के लिए एंड सेक्शनल टाइम रहता है 20 मिनट्स का. So the first question is, in the following question, a sentence with the 4 words which are printed in bold is given. These words are numbered as 1, 2, 3, 4. One of the 4 words may be either misspelled, या तो उनकी स्पेलिंग गलत होगी या वो इनअप्रोप्रिएट होंगे, यानी कि उनका जो प्लेसमेंट है सेंटेंस के अंदर वो गलत होगा, या तो ग्रामेटिकली गलत होगा या कॉन्टेक्चुअली गलत होगा. सो यू हैव टू फाइंड आउट that the wrongly spelled or the inappropriate and mark the relevant option as your answer. अगर सारे ही वर्ड सही है तो आपका आंसर होगा E, all are correct. Okay. First question है, when we reach home after traveling for weeks, the home is the same but something in our mind has changed and that changes everything. ठीक है, so when we reach home after traveling, bold words को ही चेक करना है. तो traveling यहाँ पे सही यूज है for weeks. Remember we traveled for weeks. ये वाला weeks आएगा, weeks नहीं आएगा. इसका मतलब तो होता है इल होना, ये होता है वीक. ठीक है, जो मंडे से संडे वाला वीक होता है. तो एरर है सेकेंड पार्ट के अंदर. ओके, नेक्स्ट है, मेनी पीपल बिलीव दैट इट इज बेटर टू लीड अ स्लो लाइफ विथ लिमिटेड प्लेजर्स देन द माइंडलेस रैट रेस ऑफ द सिटी. ठीक है, सो मेनी पीपल बिलीव का यहाँ पे सही यूज है. मेनी पीपल बिलीव दैट इट इज बेटर टू लीड अ स्लो लाइफ विथ लिमिटेड, स्पेलिंग सही है, यूज भी सही है, विथ लिमिटेड प्लेजर्स देन द माइंडलेस रैट रेस ऑफ द सिटी. तो चारों ही वर्ड का यूज सही है, टेंसेस सही है, स्पेलिंग भी सही है, तो इस केस के अंदर कोई एरर नहीं है, तो आंसर होगा ई, ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट इज विथ राइस इन एन ऑनलाइन कंज्यूमर बेस. विथ राइस इन एन ऑनलाइन कंज्यूमर बेस, राइस का मतलब होता है इंक्रीज. ठीक है, ये राइस तो खाने वाला राइस होता है, चावल, ये नहीं. सो विथ राइस इन एन ऑनलाइन कंज्यूमर बेस, many online retailers are finding it difficult to fulfill all the consumer demand in a short. तो error है first part के अंदर. Okay. Next is, given the pace at which the technology is developing today, it is clever that our world will work completely different in just a few days. Okay. So given the pace मतलब होता है एक speed, मतलब एक particular speed जिससे कुछ चल रहा है. ठीक है. So given the pace at which the technology is developing, टुडे इट इज क्लेवर नहीं आएगा, टुडे इट इज क्लियर आएगा. तो एरर है थर्ड पार्ट के अंदर. जो अभी स्पीड चल रही है, टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, उसको देखते हुए ये क्लियर है कि वर्ल्ड जो है वो कुछ दिनों में बदलने वाला है. सो टुडे इट इज क्लियर होगा, क्लेवर का यूज गलत है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट है, participating in the various competitions since childhood helps the student developing a spirit of sportsmanship. So participating सही है, competition सही है. So participating in various competitions since childhood helps the student develop a spirit की spelling wrong है, यहाँ पे सही spelling होती है SPIRIT, develop a spirit of sportsmanship. ठीक है. So इस केस के अंदर एरर है डी पार्ट के अंदर. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sentence with one blank is given indicating that something has been omitted. यहाँ पे कुछ मिसिंग है. You have to choose the word that best fit in the blank, making the sentence grammatically correct and meaningful. तो आपको गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा जो सेंटेंस को मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिक बनाएगा. ठीक है. So the infrastructure projects of the city are falling behind the schedule, thus increasing the dash of the resident. जो प्रोजेक्ट है वो धीरे हो गए. ठीक है, दे आर फॉलिंग बिहाइंड द शेड्यूल, जो उनका टाइम है उससे स्लो चल रहे हैं. सो द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ द सिटी आर फॉलिंग बिहाइंड द शेड्यूल, थस इंक्रीजिंग द डैश ऑफ द रेसिडेंट्स, थस इंक्रीजिंग द इनकन्वीनियंस, मतलब कि प्रॉब्लम, किसी भी चीज को करने में इजीनेस नहीं होना. सो थस इंक्रीजिंग द इनकन्वीनियंस, थस इंक्रीजिंग सेफ्टी नहीं हो रहा है, वर्किंग नहीं हो रहा है, स्ट्रेसफुल नहीं, हेल्थ नहीं. सो द राइट आंसर होगा इनकन्वीनियंस ऑफ द रेसिडेंट. जो लोग वहां पे रहते हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है. Next is, there has been a significant rise in the price of the certain good and commodities recently, making them dash for the common man. ठीक है. So making them price for the common man, making them progressive,
मेकिंग देम इंक्रीजिंग फॉर द कॉमन मैन, मेकिंग देम सपोर्टिंग, नहीं, मेकिंग देम अनअफोर्डेबल। अगर गुड्स एंड कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज होगी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सो इट इज मेकिंग देम अनअफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन। क्लियर? नेक्स्ट दिया है इट इज वाइटल, वाइटल मतलब नेसेसरी, सो इट इज वाइटल दैट द चिल्ड्रन, यंग पीपल एंड ऑल ऑफ अस हैव द एक्सेस टू स्टोरीज which gave us knowledge, empathy and understanding we need to dash life। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चिल्ड्रन हो, यंग पीपल हो, कि उनके पास उन सभी स्टोरीज का एक्सेस होना चाहिए जो उनको नॉलेज देती है, एम्पैथी देती है, अंडरस्टैंडिंग देती है। वी नीड टू डैश लाइफ, वी नीड टू एंगेज लाइफ नहीं होगा, वी नीड टू नेगोशिएट लाइफ, ये इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेगोशिएट का मतलब होता है टू फाइंड अ वे, फाइंड अ वे। ठीक है, सो सबको इतना नॉलेज होना चाहिए या ऐसी स्टोरीज पता होनी चाहिए जो उनको अंडरस्टैंडिंग की या फिर एम्पैथी की या नॉलेज के टूवर्ड्स लेके जाए। सो वी नीड टू नेगोशिएट टू फाइंड अ लाइफ। ठीक है, एंगेज का मतलब तो होता है टू ऑक्यूपाई समथिंग, तो इस केस के अंदर एंगेज नहीं होगा। ओवरलुक का मतलब होता है व्हेन वी फेल टू नोटिस समथिंग। ठीक है, किसी को देख नहीं पाते हैं, सो फेल टू नोटिस। तो ओवरलुक नहीं होगा, एंगेज नहीं होगा, डेवलपिंग नहीं होगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, राइट आंसर होगा नेगोशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइगर्स आर लार्ज solitary predators who owe their entire existence to being able to dash detection by prey and sneak close before attacking। ठीक है, सो टाइगर्स आर लार्ज, बड़े होते हैं, सॉलिटरी प्रेडेटर्स होते हैं, अकेले रहते हैं, who owe their entire existence to being able to dash detection by prey, able to dash detection by prey and sneak close before attacking। तो अटैक करने से पहले वो अपने जो प्रे, जिनको उनको अटैक करना होता है, उसको वो क्या करते हैं, दे एबल टू प्रैक्टिस डिटेक्शन। इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व होना किसी टाइप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। एबल टू अवॉइड इसके अंदर राइट आंसर होगा। जस्ट उनको मारने से पहले एक बार वो उनको अवॉइड करता है। ठीक है, एडवांस नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा। टाइगर्स आर लार्ज सॉलिटरी प्रेडेटर्स हु ओव देयर एंटायर एग्जिस्टेंस टू बीइंग able to avoid detection by prey and sneak close before attacking। avoid इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज एरर इन इट। किस पार्ट के अंदर एरर है? अगर किसी पार्ट के अंदर एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा ई, नो एरर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है having supportive partners help massive in the positive development and the growth of a child। having supportive parents, पार्टनर्स नहीं, पेरेंट्स होगा। having supportive parents, सपोर्टिव पेरेंट्स अगर होते हैं सो दे हेल्प मैसिव इन, हेल्प मैसिव इन नहीं आएगा, यहाँ पे हमको वर्ब जो है उसको मॉडिफाई करना है, तो इसकी जगह क्या आएगा, हैविंग सपोर्टिव पेरेंट मैसिवली हेल्प यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमें वर्ब को मॉडिफाई करना है, हेल्प को मॉडिफाई करना है। सो हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स मैसिवली हेल्प इन द पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो एरर कहाँ है, सेकेंड पार्ट के अंदर। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट सम एनिमल्स इज लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर। प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ पे आर आएगा, तो अगेन एरर है सेकेंड पार्ट के अंदर। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट सम एनिमल्स are likely to be extinct in the near future। Next, as per the new design, all the appliances inside the building will be powered by solar energy। As per the new design, all appliances inside the building will be powered आएगा यहाँ पे, will be powered by the solar energy। फोर्थ पार्ट के अंदर एरर है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है अ पर्सन ड्रिवन बाय द ग्रीड एंड एनवियस। एनवियस नहीं होगा, ग्रीड अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे आएगा एनवी। एनवी का मतलब होता है जेलस ऑफ समथिंग। ठीक है, सो अ पर्सन ड्रिवन बाय द ग्रीड एंड एनवी लॉसेस द एबिलिटी टू सी द थिंग्स एज दे आर। तो एरर है सेकेंड पार्ट में। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस है, तो पहले आरसी सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले विच इज ट्रू अबाउट ट्रैवलिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सिंग का सिमिलर मीनिंग बताना है। उसके बाद ऑब्सक्योर का मतलब बताना है, सिमिलर मीनिंग। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड, जो यहाँ पे ए ब्लैंक है उसको फिल करने के लिए। एंड देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पैसेज। तो ये क्वेश्चन है। अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। Why do we travel? It's not the flying I mind. I will always be awed by the physics that
gets a fat metal bird into the upper troposphere. The rest of the journey, however, can feel like a tedious lesson in the ills of modernity, from the pre-dawn X-ray scanning to the sad airport malls peddling crappy souvenirs. ठीक है, तो ऑथर बोल रहा है कि हम लोग ट्रैवल क्यों करते हैं, क्यों ट्रैवल किया जाता है. तो स्पेशली ये जो बात हो रही है ये एयरपोर्ट से ट्रैवल करने की हो रही है कि इट्स नॉट द फ्लाइंग आई माइंड. ठीक है, उसको फ्लाई करना तो अच्छा लगता है, जो फ्लाइट है वो अच्छी लगती है, बट बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो बेकार लगता है. द रेस्ट ऑफ द जर्नी हाउएवर वो बहुत ही टीडियस लगती है ऑथर को. टीडियस मतलब फुल ऑफ टायर्डनेस. ठीक है, बिकॉज द इल्स ऑफ मॉडर्निटी, जो एक्सरे होता है वहाँ पे या फिर जो एयरपोर्ट पे वेटिंग होता है या जो 1 आवर पहले रिपोर्टिंग होता है वो सब बेकार लगता है. सो इट्स द ग्लोबलाइजेशन इन अ नटशेल एंड इट सक्स. And yet here we are, herded in ever greater numbers onto the planes that stay the same size. Sometimes we travel because we have to, बहुत बार necessity होती है. Sometimes we travel because we want to, हमें करना होता है. Because the annoyances of the airport are outweighed by the visceral thrill of being someplace new. Because work is stressful and our blood pressure is too high and we need a vacation. Because home is boring, because the flights were on sale. तो काफ़ी सारे रीज़न होते हैं ट्रैवल करने के लिए. किसी की नेसेसिटी होती है, किसी की मेडिकल इमरजेंसी होती है, किसी को वेकेशन पे जाना होता है, कभी फ्लाइट्स बहुत ही सेल पे होती है, कभी कहीं डेस्टिनेशन बहुत ही सस्ता होता है, टूरिस्ट पैकेट बहुत ही आपको सस्ते में मिल जाएगा. तो हम लोग बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ट्रैवल करते हैं. ट्रैवल इन अदर वर्ड्स इज अ बेसिक ह्यूमन डिजायर. We are migratory species even if our migrations are powered by jet fuel and the chicken magnates. But here's my question is this collective urge to travel, to put some distance between ourselves and everything we know, still a worthwhile compulsion? फिर भी क्या travel करना compulsory है? Or is it like the taste for the saturated fat, one of those instincts we should have left behind in the Pleistocene epoch? तो या फिर ये उस फैट की तरह है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए फिर भी हम लोग खा लेते हैं. Because if we travel, it's just about fun. Then I think the new security measures at the airport have killed it. The good news, at least for those who are reading this while struck or on a tarmac, is that pleasure is not the only consolation of travel. In fact, several new science papers suggest that getting away, and it doesn't even matter where are you going on, is an essential habit for the effective thinking. तो बहुत बार बिना कुछ सोचे समझे कहीं इस तरह से अकेले निकल जाना भी एक इफेक्टिव थिंकिंग की टेक्निक है. ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट अ हॉलीडे और अ रिलैक्सेशन, इट्स मोर अबाउट taxing act itself, putting some miles between the home and whatever you happen to spend the night. सो एंड वेर एवर यू हैपन टू स्पेंड द नाइट. तो बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि आप काम के लिए ही ट्रैवल करें. ठीक है, या फिर रिलैक्स होने के लिए या हॉलीडे मनाने के लिए या फिर वेकेशन मनाने के लिए. बट समटाइम्स ज़रूरी है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ से एक ब्रेक लें, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ से थोड़ा अलग जाएं एंड एक नाइट कहीं और स्पेंड करें. ठीक है, so the reason such travels are mentally useful involves a quirk of cognition in which the problems that feel close, and the closeness can be physical, temporal, or even emotional, get contemplated in a more concrete manner. As a result, when we think about the things that are nearby, our thoughts are bounded by a more limited set of associations. While this habit can be helpful, it allows us to focus on the fact at hand, it also inhibits our imagination. When we escape from the place where we spend most of our time, the mind is suddenly made aware of all those errant ideas we are suppressed. We start thinking about obscure possibilities that never would have occurred to us if we stayed back on the farm. तो समटाइम्स ज़रूरी है कि आप जिस जगह से काम कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लें, एक अलग जगह पे आए एंड जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती है उसको सोचें. अगर आप सेम जगह पे स्टक रहेंगे तो उसको नहीं सोच पाएंगे. So furthermore, this more relaxed sort of cognition comes with a practical advantage, especially when we are trying to solve the difficult problem. तो author के according traveling को उसने इस तरह से define किया है. Now we'll answer the question. First question है, which of the following is true about the traveling? तो इनमें से कौन सी चीज़ें traveling के बारे में true है? So सबसे पहले है, we travel because we need a break from the stressful work. पूरे पैसेज में author यही कहना चाह रहा है. The idea of traveling is enhanced by the security arrangement. ये नहीं है. It is not the rare occasion that we derive the pleasure through the traveling. Traveling enables a person to make the concrete decision. First is the right answer. ठीक है. Next, which of the following is true with respect to the passage? An escape from the regular environment allow us to think about the possibilities which we would otherwise never explore. But never explore नहीं हो सकता है, कभी कर सकते हैं, but उसकी chance कम होती है. So apart from deriving pleasure,
वी कैन ऑल्सो डेवलप अ हैबिट ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग थ्रू ट्रैवलिंग। तो ये भी सही है। एंड जो इफेक्टिव थिंकिंग है वो भी ट्रैवलिंग के थ्रू आती है एज पर द ऑथर। द ऑथर फाइंड द आइडिया ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द ट्रोपोस्फियर एब्सर्ड। नहीं, उसको फ्लाइंग से प्रॉब्लम नहीं थी, उसको एयरपोर्ट पे जो फॉर्मेलिटीज होती है उससे प्रॉब्लम थी। सो जो पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सप्लोर करना एंड जो इफेक्टिव थिंकिंग है ये दोनों मेंशन किए गए हैं। सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री। इन सब में से ऑथर किसके साथ सबसे ज्यादा अग्री करता है? ट्रैवलिंग अलाउ अस टू बी अवेयर ऑफ द आइडिया सप्रेस्ड विद इन अस। ये बात सही है। जो भी आइडियाज हम लोग एक जगह पे नहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं वो ट्रैवलिंग के थ्रू हेल्प होता है। ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड अस इन मेनी वेज। नहीं, ट्रैवलिंग ब्रिजेस द डिस्टेंस बिटवीन आवरसेल्फ एंड एवरीथिंग वी नो। डिस्टेंस नहीं क्रिएट करता है, डिस्टेंस को कवर करने में हेल्प करता है। सो द राइट आंसर इज ओनली ए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड यूज्ड इन द पैसेज टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब होता है टायर्ड होता है या जो स्ट्रेस्ड लाइफ होती है उसको बोलते हैं टैक्सिंग। स्ट्रेनस का भी मतलब होता है जो टायर्ड होता है। बर्डनसम भी सेम होता है, स्ट्रेसफुल एंड डिमांडिंग, ये सभी सही है। तो इस केस के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। सो रिमेंबर, जब आपको सिमिलर मीनिंग या ऑपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो इस ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज भी आंसर होते हैं इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि कोई एक वर्ड का ही राइट आंसर हो, बिकॉज ये सारे ही टैक्सिंग के सिनोनिम्स हैं, राइट। तो इस केस में राइट आंसर होगा सी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्सक्योर का आपको मीनिंग बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग एज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, जैसा है वैसा ही, ठीक है। सो अनसर्टेन मतलब कम पॉसिबिलिटी होना, लाइकली क्लोज है, क्लियर इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब टू बी क्लियर, डिफिकल्ट नहीं होगा, सबर्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक लेबल्ड ए इन द पैसेज। तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक है वहां पे क्या आएगा? As a result, when we think about things that are nearby, our thoughts are dash. जब भी हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं हमारे जो थॉट्स हैं वो डैश बाउंडेड बाय अ मोर लिमिटेड सेट ऑफ एसोसिएशन। तो जितनी बार भी हम सोचते हैं कि हम लोग ब्रेक ले या ट्रैवल पे जाए तो हमारे जो थॉट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? आर थॉट्स आर लिबरेटेड। लिबरेटेड नहीं होगा, लिबरेटेड का मतलब होता है टू सेट फ्री। आर थॉट्स आर एसेसिबल, मतलब एसेसिबल का मतलब होता है टू अलाउ द परमिशन, ठीक है। आर थॉट्स आर कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड, रोक दिए जाते हैं, ठीक है। तो काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ट्रैवल करें, ब्रेक ले, बट जो हमारा थॉट है वो उसको रोक देता है। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड इसके अंदर राइट आंसर होगा। रिलक्टेंट यहाँ नहीं होगा, कंडीशनल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द पैसेज। सबसे पहले, इट्स नॉट अबाउट अ हॉलीडे और द रिलैक्सेशन, इट्स अबाउट टैक्सिंग एक्ट इटसेल्फ, पुटिंग सम माइल्स बिटवीन द होम एंड वेरेवर यू हैपन टू स्पेंड द नाइट। तो इस लाइन का क्या मतलब है? स्ट्रेसफुल वर्क फोर्सेज वन टू ट्रेवल अवे फ्रॉम सम टाइम, ये नहीं होगा। अ चेंज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सराउंडिंग इन अ हैबिट इनग्रेन्ड इन वेरी नेचर ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। इसका यह मतलब होता है कि समटाइम्स ये जरूरी है कि जहां पे आप रहते हैं, जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं, उससे एक ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। तो बी इसके अंदर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव टू रीअरेंज द 6 सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म द मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो पैरा जंबल का क्वेश्चन दिया गया है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपको अरेंज करना है एंड एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है। सो 6 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 सेंटेंसेस ही है, ओके। सो सेंटेंस है दीज टू कंक्लूजन by the trust are based on the empirical data gathered from the survey carried out in many part of the country. Since these बोला है तो these से तो start नहीं होगा। उसके बाद next बोला है the National Literacy Trust has noted that becoming a lifetime reader is based on developing a deep love of reading. यहाँ पे हर चीज का इंट्रोडक्शन है तो ये स्टार्टिंग लाइन बन सकती है कि जो नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट है उन्होंने बताया है कि बिकमिंग, अगर आपको लाइफ टाइम रीडर बनना है तो उसके लिए आपको रीडिंग का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव द लव ऑफ रीडिंग। So the big challenge for the teacher is not simply getting the students to read, it's getting them to enjoy it too. In other words, teacher do not need to motivate the student to read too much but encourage reading for the pleasure. It further notes that this is especially true for the young readers as the motivation to read decreases with the age, and if children do not enjoy reading when they are young, they are unlikely to do so when they get older. तो अगर किसी को रीडिंग स्टार्टिंग में नहीं पसंद है तो एंड तक आते आते उनको उसके लिए कम लव होगा। सो सबसे पहले बी ही आएगा दैट द नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट हैज नोटेड दैट बिकमिंग अ लाइफ टाइम रीडर इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग अ डीप लव ऑफ रीडिंग। इट फर्दर, इसको कनेक्ट कौन सा कर रहा है? ई पार्ट।
आगे क्या बताता है, इट फर्दर नोट्स, ठीक है, तो बी के बाद आएगा ई, सो इट फर्दर नोट्स दैट दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द यंग रीडर एज द मोटिवेशन टू रीड डिक्रीजेस विद द एज, ठीक है। सो इफ द चिल्ड्रन डू नॉट एंजॉय रीडिंग व्हेन दे आर यंग, दे आर अनलाइकली टू डू सो जब वो ओल्डर होते हैं। दीज टू कंक्लूजन, जो यंग एंड ओल्डर वाले हैं, तो इसको कौन सा कनेक्ट करेगा, ए। These two conclusions by the trust are based on the empirical data which is gathered from the survey carried out in many parts of the country. फिर आएगा, so the big challenge for the teacher is not simply getting the student to read, it's getting them to enjoy it too. ठीक है, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करे बट उसको एंजॉय भी करे। सो लास्ट में क्या आ जाएगा, इन अदर वर्ड्स teachers do not need to motivate the student to read too much but encourage reading for the pleasure. BEACD इसके अंदर राइट ऑर्डर होगा। क्लियर? सो हमारा राइट ऑर्डर था BEACD एंड अब सिंपली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कर देते हैं। फोर्थ हो जाएगा C, देन यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा D, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा B एंड यहाँ पे सेकंड पूछा है वो हो जाएगा E एंड यहाँ पे थर्ड पूछा है जो हो जाएगा A। तो पैराजंबल के डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पैराजंबल सॉल्व करना आता है, उसकी सारी ट्रिक्स पता है, तो ये 5 on 5 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन पैराजंबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स। यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ये सारे ब्लैंक्स दिए हैं, तो आपको बताना है कि इन ब्लैंक्स की जगह अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा, ठीक है। सबसे पहले है, आर्मी स्कूल नीड टू हैव द फंड रेजर सो दे कुड डैश मनी टू बाय मोर कंप्यूटर। तो जो आर्मी स्कूल है वहां पे किसी को फंड रेज करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर परचेज कर सके। तो यहाँ पे क्या आएगा, फंड रेजर सो दे कुड डैश मनी, सो दे कुड, ऑप्शन है वेस्ट मनी, इनकम मनी, अर्न मनी, ऑक्यूपाई मनी, हैंड मनी, ठीक है। तो वो वेस्ट नहीं करेंगे, इनकम नहीं करेंगे, जितने ज्यादा फंड रेजर होंगे उतने वो पैसे कमाएंगे। सो दे कुड अर्न मनी, राइट आंसर होगा। So army school needed to have the fundraiser so they could earn the money to buy more computer. Amy's school. So Amy's knew that many of her classmates' families were from dash countries. तो उसको पता है कि उसके बहुत सारे जो classmates हैं वो ऐसी countries से belong करते हैं around the world. So Amy knew that many of her classmates' families were from dash countries around the world. Were from alike country, were from variety country, were from moderate country, were from polite country. आंसर होगा were from different countries around the world. तो यहाँ पे right answer आएगा different. They had many special traditions, spoke many different languages and ate many different type of food. So Amy had a dash idea for the fundraiser. तो ये सब होते हुए उसके पास एक आइडिया है. So Amy had a dash idea. ऑप्शंस क्या क्या है, Amy had a vague, नहीं होगा, Amy had a brilliant idea. Elaborate मतलब किसी को डिटेल में एक्सप्लेन करना, डम मतलब उस चीज का नॉलेज नहीं होना, जीरो होना, एग्जिस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। सो Amy had a brilliant idea about the fundraiser. तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा brilliant. ओके, she suggested that every student could bring in their favorite dish and hold the ethnic dinner night. ठीक है, सारे स्टूडेंट अपनी फेवरेट डिश लेके आ सकते हैं और एक डिनर नाइट रख सकते हैं। She knew parents and the members of the community would be dashed to pay the money. ठीक है, सो उससे उसको पता था that the parents and the members of the community would be, ऑप्शंस क्या है, agree नहीं होगा यहाँ पे, outwit, concern, glad. glad का मतलब होता है happy to do something, ठीक है। तो इससे उसको पता था that they would be glad to pay the money. They would be happy to pay the money in order to try the food from all over the world. क्योंकि सभी जगह से लोग आए तो उसको पता है कि लोग खुश होंगे इस तरह से फूड के लिए मनी देने में। Amy with the help of her friends organized the event. The fundraiser was a great dash. Everyone enjoyed seeing, smelling and tasting the food from so many different cultures. So the fundraiser was a great सक्सेस, राइट आंसर होगा। ग्रेट सेलिब्रिटी नहीं, डिजास्टर नहीं, वेरिएशन नहीं, सीनरी नहीं। सो द फंड रेजर वॉज द ग्रेट सक्सेस। वो आइडिया काफी सक्सेसफुल रहा। एवरीवन एंजॉयड सीइंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग द फूड फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट कल्चर, ठीक है। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। आपको इसी तरह से ही इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, सारे वर्ड्स के मीनिंग बताए, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। अदरवाइज आपको एग्जाम में यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एंड मेक श्योर कि इंग्लिश के अंदर
एटलीस्ट आप लोग 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 22 से 25 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करके आए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं प्लीज उनको गेस वर्क मत कीजिए, उनको ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द टफनेस ऑफ द पेपर कि आपका इजी पेपर आता है या फिर मॉडरेट होता है या डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसा भी पेपर आएगा, नॉर्मलाइजेशन एंड कट ऑफ वो सब बात का गेम है। आप कितने क्वेश्चंस एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाते हैं उस हिसाब से आपको इंग्लिश का सेक्शन देना है। ऑलराइट, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगेन इसके अंदर 35 क्वेश्चंस होते हैं फॉर द 35 मार्क्स एंड इसके अंदर भी सेक्शनल टाइम रहता है 20 मिनट्स का। सो आपको 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नाउ विल गो थ्रू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करके बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सो दिस इज x/2, ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3/2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। सो ये वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पे हो जाएगा x/2 इज इक्वल्स टू 11 एंड यहाँ पे दिस इज 3 इंटू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस ऑफ 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 विल बी इक्वल टू 7/2 बिकॉज ये 22 माइनस 15 होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 और डिवाइड बाई 3 आएगा तो उसको यहाँ लिख देते हैं, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। सो 7 9 टाइम्स से 63, 3 3 टाइम्स से 63, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 9, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 11/13 इंटू ये कितना हो जाएगा 90 + 1, दिस वैल्यू विल बी 91/10 प्लस ऑफ 3/10, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में है, 13 7 टाइम्स इज 91, यहाँ आ जाएगा 7, दिस विल बी 77 इंटू 10 प्लस ऑफ 3/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 77 + 3, दिस विल बी इक्वल टू 80/10 और दिस विल बी इक्वल टू 8। सो ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर क्या दिया है 5 इंटू x% ऑफ 300 प्लस ऑफ 275 इज इक्वल्स टू 425, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5x, 5x इंटू 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 420 में से 275 माइनस हो जाएंगे, सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 5 150। सो 15x की वैल्यू यहाँ पे 150 आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। सो ऑप्शन ई इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 2/9 इंटू 2/15 प्लस 2/45, 2/9 है इंटू 2/15 है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, प्लस 2/45 है, आपको सॉल्व करना है। सो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 4, 9 15 इंटू 9 कितना होता है 135, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/45 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 135, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ हो जाएगा 4 एंड यहाँ हो जाएगा 2 3 6 इज इक्वल्स टू x, या फिर 10/135 इज इक्वल टू x, 5 से कैंसिल कर देते हैं 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 235 7, 2/27 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट दिया है 17 प्लस आपको अंडर रूट फाइंड करना है 2601 का। 1 से एंड होता है तो मतलब दो ही पॉसिबल वैल्यूज आएगी, या तो 1 होगा या फिर ये पीछे वाला 0 1 है, तो या तो 9 9 इज 81 होता है, तो या तो 1 होगा या 9 होगा। अब 26 के नियर बाय स्क्वायर कौन सा है, ठीक है, तो 5 जो है वो हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 5 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 5 1 होगा या फिर 5 9 होगा। अब पता कैसे करेंगे हम लोग, 5 को इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सी 5 का स्क्वायर, 5 का क्या होता है 5 6 इज 30 एंड इसकी जगह आएगा 30 25, तो इस केस में ये ऑब्वियसली किसका स्क्वायर रूट बन गया, ये होगा 51 का, ठीक है। बिकॉज अगर आप 55 भी इससे ज्यादा है तो 59 तो और भी ज्यादा होंगे, तो ये किसका होगा 51 का। तो 17 + 51 डिवाइडेड बाई x + 2 इज इक्वल टू 17, या फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 8 एंड 68, तो 68 इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स ऑफ x + 2, या फिर 68 माइनस 34 यहाँ पे कर देंगे, तो 68 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 17x, या फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो दिस वैल्यू विल बी 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट दिया है 18 का स्क्वायर, वो होता है 324 प्लस 10 इंटू 7 वो होता है 70, इनको ऐड कर देंगे तो 4 9 394, उसमें से हमको माइनस करना है 249, तो वो x की वैल्यू हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस वैल्यू विल बी 5, दिस वैल्यू विल बी 8 - 4 इज 4 एंड 1 145 इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट दिया है 7 इंटू 3 की पावर x डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 63। ठीक है, तो 7 यहाँ पे है 7 इंटू 3 की पावर x इंटू 9, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 9 6 54 एंड 2 567 आएगा, एंड 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर x इज इक्वल्स टू, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 81। तो 3 की क्या पावर 81 होती है, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 होता है, दैट इज 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x, या फिर यहाँ से x की वैल्यू हो गई 4। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है x% ऑफ 12% ऑफ 2100 इज इक्वल टू 126। ठीक है, तो 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे क्या है, x की क्या वैल्यू हो जाएगी 126, ये 100 उधर चला जाएगा एंड डिवाइड बाय 21। सो 21 को 6 टाइम करेंगे तो 126 आएगा, 6 को 12 से काटेंगे 2 टाइम, 12 को 100 से काटेंगे तो 50। सो राइट आंसर हो जाएगा 50। उसके बाद क्या दिया है 3 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 दिस कंप्लीट इंटू 5। ये कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 बाय 5 इंटू 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये हो जाएगा 105 प्लस 1 दैट इज 106 बाय 5 इंटू 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसके इसमें राइट आंसर बचेगा ऑप्शन ए 106। क्लियर। नेक्स्ट है 8 ईयर हेंस द सम ऑफ एज एंड बीज एज विल बी 70। तो ए में 8 साल ऐड करेंगे एंड बी में भी 8 साल ऐड करेंगे तो ये जो एज है वो 70 हो जाएगी, या फिर 8 प्लस 8 16 हुआ तो a प्लस बी कितना होगा 70 माइनस 16 दैट इज 54। फिर दिया है 4 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ एजेस एंड बी, सम ऑफ एजेस ऑफ a एंड b टुगेदर एंड द c's एज वाज 2:1। तो 4 ईयर अगो, ठीक है, c माइनस 4 इज इक्वल टू 4 साल पहले, यानी कि a माइनस 4 प्लस ऑफ b माइनस 4 की जो एज है उनका जो रेशियो है वो 2:1 दिया है। ठीक है, यानी कि अगर जो a एंड b है उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि c/4 डिवाइडेड बाय a माइनस 4 इज इक्वल टू 2:1 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे बन जाएगा 2 इधर आएगा तो 2c माइनस 8 इज इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ऑफ 8। ठीक है, फिर माइनस एट दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पे 2c जो है वो कितना हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 हो जाएगा। 2c इज इक्वल्स टू a प्लस बी होगा, या फिर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 54 यहाँ पे दे रखी है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 27 ईयर्स, एंड यहाँ पे हमको प्रेजेंट एज ऑफ c ही पूछा है तो राइट आंसर होगा 27 ईयर्स। फिर है a एंड b इन्वेस्टेड 4800 एंड 7200 रिस्पेक्टिवली। ए है एंड बी है 4800 इसने इन्वेस्ट किए, 7200 इसने इन्वेस्ट किए। बी इन्वेस्टेड 2 मंथ्स मोर देन ए। तो अगर ए ने x मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है तो इसने x प्लस 2 मंथ के लिए किया है, एंड जो टोटल एनुअल प्रॉफिट है वो 5750 का आया। जो इसमें प्रॉफिट शेयर ऑफ ए है वो कितना है 2000 है। देन फॉर हाउ मेनी मंथ बी ने कितने मंथ इन्वेस्ट किया वो बताना है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए सी, यहाँ पे ये क्या इक्वेशन है 4800 ऑफ x प्लस 7200 ऑफ x प्लस 2, दिस जो वैल्यू है ये किसके बराबर है 5750 के अंदर। इसमें से भी जो a का प्रॉफिट है वो किसके बराबर है 2000 के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा b का सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, मतलब हमको ये भी कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सिर्फ 5750 में से 2000 माइनस कर देना है, तो वो वैल्यू कितनी आएगी 3750। ठीक है, अब ये जो 3750 आई है उस वैल्यू को अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा, सी यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4800 ऑफ x डिवाइडेड बाय 7200 फॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू ए का प्रॉफिट कितना था 2000 एंड ये जो है b उसका प्रॉफिट कितना आया 3750 आ गया दोनों का प्रॉफिट एंड टाइम। ना आपको ये इक्वेशन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके एंड सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई होप ये आप सिंपल सा कैलकुलेशन पार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 8। x की वैल्यू रिमेंबर x की वैल्यू 8 आई है एंड क्वेश्चन पूछा है कि b ने कितने मंथ में इन्वेस्ट किया था, तो b क्या है x प्लस 2, तो b इन्वेस्ट करेगा 8 प्लस 2 दैट इज 10 मंथ्स तक, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है अ बोट ट्रेवल 28.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 2 hours and 25 minutes
and if the ratio of the upstream to the downstream is 2:3, then find out the speed of the boat in still water. ठीक है, अगर हम लोग स्पीड ऑफ द बोट को b किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं एंड स्पीड ऑफ द रिवर को r किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अ बोट ट्रैवल 28.8 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वो हमको दे रखा है 28.8, डिस्टेंस दे रखा है एंड यहाँ पे हमको टाइम दे रखा है. टाइम आवर्स में है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 24/60 हो जाएगा, या फिर 12/30, या फिर 6/5. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 आवर्स हो जाएंगे. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम टू द डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम होता है r माइनस बी, डाउनस्ट्रीम होता है r प्लस बी, अगर उसका रेशियो 2:3 है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालना है. नाउ हमें r माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे पता है विच इज इक्वल टू 12, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/r प्लस बी इज इक्वल टू 2/3, या फिर यहाँ से हम लोग r प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि कितनी होगी, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 18. तो हमको डाउन स्ट्रीम की वैल्यू मिल गई. ठीक है, एक हमको अपस्ट्रीम की वैल्यू मिल गई थी 12 एंड डाउन स्ट्रीम की वैल्यू भी मिल गई 18. अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, दैट इज r माइनस बी इज इक्वल्स टू 12 एंड r प्लस बी इज इक्वल्स टू 18. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2r इज इक्वल्स टू 30, या फिर r की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर. एंड हमको यहाँ पे यही पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितनी होगी. ना यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ द बोट नहीं, स्पीड ऑफ द रिवर या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है. ठीक है, तो आंसर होगा 15 किलोमीटर पर आवर. ओके, बिकॉज स्पीड ऑफ द बोट अगर आप निकालोगे तो वो 3 आएगा एंड वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट पूछा है कि x प्लस 10 इज 20% मोर देन y माइनस 8. ठीक है, x इज 22 मोर देन y. पहली बात तो x जो है वो y से 22 ज़्यादा है, एंड दूसरी इक्वेशन दी है कि जो x प्लस 10 है वो 20% ज़्यादा है. 20% मतलब क्या हो जाएगा, 20/100, दैट इज वो 1.2 ज़्यादा है y माइनस 8 से. तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ y. ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, x की जगह यहाँ पे y प्लस 22 लिख सकते हैं, प्लस 10 इज इक्वल टू 1.2 ऑफ y माइनस 8. नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस यहाँ पे 32 हो जाएगा, ये कितना होगा 1.2 ऑफ y माइनस ऑफ 12/8, ये कितना हो जाएगा 9.6. एंड y अगर इधर आएगा तो ये वैल्यू क्या बनेगी 0.2 ऑफ y, एंड ये इधर जाएगा 32 प्लस 9. ठीक है, तो ये बन जाएगा 41.6. फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 41.6 डिवाइड बाय 0.2 इक्वल टू 208. ठीक है, सो ऑप्शन ए इसके अंदर राइट आंसर होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ जार कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर solution, 20% of the mixture is taken out of the same quantity of water was added to the mixture. If the respective ratio between the milk and water is 32:15, then you have to find the ratio of the initial amount of milk and water. ठीक है, milk is to water यहाँ पे दे रखा है, एंड क्या बोला है, जार कंटेनिंग 20% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट. 20% का मतलब होता है 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ जो मिक्सचर है वो उसके अंदर ऐड कर दिया. ठीक है, तो 20% अगर ये मिक्सचर है तो ये कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 ऑफ वाटर निकाल दिया है. मान लो पहले दोनों 5 थे. ठीक है, 5 ऑफ मिक्सचर था एंड 5 ऑफ वाटर था. अब क्या हुआ, वाटर में से 1 माइनस कर दिया तो 4 ऑफ वाटर रहा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ऑफ वाटर टोटल हो जाएगा, प्लस वाटर प्लस मिक्सचर. एंड इसका जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो हमको दे रखा है 32:15 का. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑन सॉल्विंग दिस विल बिकम व्हाट 60 m इज इक्वल्स टू 3264 एंड 4 is 8 and 128 of water, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे दिस विल बिकम व्हाट 32 of w प्लस m. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7m इज इक्वल्स टू 40 ऑफ वाटर, या फिर मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है वो आ जाएगा 40:7 का. सो ये जो है यहाँ पे फाइनल जो पूछा गया है इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इज टू वाटर, तो वो हो जाएगा 40:7. ओके, next question is from data interpretation. Now in the bar graph, number of cakes sold by the 5 bakeries, that is A, B, C, D, E in the week is given, and you have to find out the respective question
बट इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक बार ग्राफ दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे जो बार ग्राफ मेंशन है वहाँ पे जो वैल्यूज है आई थिंक इतना विजिबल नहीं है, तो इसलिए टेबल प्रोवाइड की है। बट एग्जाम में आपको जो भी ये बार ग्राफ दिया जाएगा वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे ये डिवाइडेड है फर्दर इसके अंदर 4 लाइंस में, दैट इज फर्स्ट लाइन 32 रिप्रेजेंट करती है, देन 34, 36, 38 एंड देन 40, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, इसलिए जो भी ये शॉप्स है उनके जितने भी केक सोल्ड हुए हैं वो इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं। नाउ विल सी द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय द बेकरी सी, ठीक है, ये बेकरी सी है। सो द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय द बेकरी सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय द बेकरी ए, ई। तो सी ने जो नंबर ऑफ केक सोल्ड किए हैं वो है 26 एंड इट इज व्हाट परसेंट ऑफ सोल्ड बाय ई, तो ई ने किए हैं 64। तो हमको सिंपली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो दिस विल बिकम 13, दिस विल बी 32 एंड 13, 32। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 1300 बाय 32, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी 64, 120, 40% के आसपास ये वैल्यू आएगी। सो ऑप्शन ए जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय द बेकरी बी टू द नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय द बेकरी ई। तो ई बी में है 20%, ई में है 64, सो दिस विल बी 10 by 32 और दिस विल बी 5 by 16। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी ए दैट इज 36, 1/6 वर द डिजाइनर केक, इसका 1/6 जो है, ठीक है, दैट इज जो इसमें से 6 केक है वो डिजाइनर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन डिजाइनर केक, तो नॉन डिजाइनर कितने हुए, 36 में से 6 माइनस कर दिए, सो दैट इज 30। सो ऑप्शन सी इसके अंदर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी ए एंड डी। तो ए जो सोल्ड कर रहा है वो है 36 एंड डी जो सोल्ड कर रहा है वो है 48। हमको निकालना है एवरेज, तो दिस विल बी 84 एंड 84 डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी 42। सो ऑप्शन ई इसके अंदर राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय बेकरी सी एंड ई टुगेदर, ठीक है, सी का है 26, ई का है 64, टुगेदर इंक्रीजेस बाय 20% इन वीक 2 एज कम्पेयर टू वीक 1। तो वो 20% से इंक्रीज हो जाता है। तो अभी कितना है 10 एंड दिस इज 8, 9, अभी 90% है, फिर ये 20% से इंक्रीज हो जाता है। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा नहीं बोला है कि वीक 2 में इसका 20% होता है, इट गेट इंक्रीजेस बाय। तो आपको जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसके अंदर आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, वेदर इट इज 20% ऑफ समथिंग, इंक्रीज्ड बाय 20%, डिक्रीजेस बाय 20% या फिर मोर बाय 20% या लेस बाय। अगर ये टर्म्स यूज की जाती है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है, 20% होता है 1/5 एंड इट गेट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब होता है कि पहले अगर 5 थी तो अब इंक्रीज होके 6 हो गई होगी, ठीक है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है कि 90 का 6/5 कितना होगा। सो दिस विल बी व्हाट 5, 1 एंड 40 दैट इज 8, 18 एंड 6 इज 108। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 इक्वेशंस आर गिवन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से x एंड y के बीच में क्या कंपैरिजन रहेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे साइंस कैसे है, इक्वेशन के अंदर माइनस एंड प्लस, दैट इज ये इक्वेशन किस फॉर्म में, ax² माइनस bx प्लस c के फॉर्म में दी गई है। जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर होती है तो उसकी जो रूट्स है वो पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं। तो x के भी रूट्स पॉजिटिव आएंगे, y के भी रूट्स पॉजिटिव आएंगे। ना यहाँ पे 12 दिया गया है, सो 3 इंटू 4 इज 12, तो पहले आ जाएगा 4 फिर आएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या रूट्स बन जाएंगे, 3 है, सो 2 एंड 1, दो रूट्स बनेंगे 2 एंड 1 एंड दिस विल बी डिवाइड बाय 2 एंड 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 एंड दिस विल बी 0.5। सो जो 4 है वो दोनों से बड़ा है एंड जो 3 है वो भी दोनों से बड़ा है। तो इस केस में क्लियरली आंसर क्या हो जाएगा, दैट x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x² इज इक्वल्स टू 4²। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, x² इज इक्वल्स टू 16, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू +-4, दो वैल्यूज आएगी, ठीक है। एंड देन दिया है y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस प्लस है तो रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड क्या रूट्स आएंगे 2 एंड 2, ठीक है। सो +2 एंड +2, नाउ जब आप कंपेयर करोगे तो +4 तो दोनों से बड़ा है बट -4 दोनों से छोटा है, ठीक है, और जो +2 है वो -4 से बड़ा है। दैट इज इस केस के अंदर आप x एंड y को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस माइनस, तो रूट्स कैसे आएंगे, प्लस एंड माइनस, एंड फिर यहाँ पे कैसा दिया है प्लस माइनस, तो रूट्स कैसे आएंगे, माइनस एंड प्लस। नाउ क्या इक्वेशन है 42, ठीक है, तो 42 बनाना है एंड बीच में यहाँ पे x दे रखा है, तो क्या क्या रूट्स बनेंगे,
7 6 टाइम्स इज 42, तो पहले आ जाएगा 7, फिर यहाँ आ जाएगा 6, उसके बाद दे रखा है 30 एंड यहाँ पे प्लस y आ रहा है, तो क्या रूट बनेंगे 5 6 टाइम्स इज 30, तो 6 5 इज 30। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो +7 जो है वो दोनों से बड़ा है, -6 इक्वल है बट -6 जो है वो +5 से स्मॉलर है। सो अगेन इस केस के अंदर हम लोग x एंड y को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सो द राइट आंसर विल बी x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। के बाद नेक्स्ट दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, सो माइनस प्लस तो रूट्स कैसे आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड ये क्या इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में क्या रूट्स बनेंगे 2 एंड 3, तो ये एक रूट आएगा 3/2 एंड दूसरा आएगा 2/2, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 1.5 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1। नाउ यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो 1.5 ग्रेटर है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 1 दोनों से ग्रेटर है एंड इक्वल है, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या आंसर बनेगा दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस प्लस, तो जो रूट्स है वो कैसे आएंगे माइनस माइनस, एंड यहाँ पे भी अगेन प्लस प्लस है तो रूट्स जो है वो कैसे आएंगे माइनस एंड माइनस। नाउ यहाँ पे देखो 40 दे रखा है, बीच में 13 आ रहा है, तो 40 मतलब 2 इंटू 20 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 10, 4 एंड 10 से 13 नहीं बनेगा, सो दिस विल बी व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। नाउ देखते हैं 2 2 ज़ा 4 8, 8 एंड 5 13 बनाता है, तो पहले आ जाएगा 8 फिर आएगा 5 एंड सेकेंड इक्वेशन के अंदर क्या रूट्स आ रहे हैं 72, 72 मतलब 2 36 2 18 देन 2 3 एंड 3 9 एंड 3, ओके, सो रूट्स क्या बन जाएंगे 4 एंड 8 8 एंड 9 17 बनाते हैं, ठीक है, तो 9 एंड 8 ये दोनों रूट्स आएंगे। नाउ नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि जो वैल्यू स्मॉलर है वो बड़ी होती है ना, जो -8 है वो -9 से बड़ा होगा एंड इसकी इक्वल होगा, सिमिलरली जो -5 है वो दोनों से बड़ा होगा, तो इस केस के अंदर क्लियरली आंसर क्या बन रहा है दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज में से। नाउ इसके अंदर आपको रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज में रॉन्ग नंबर कहाँ पे है। 1 के बाद आया 3, फिर है 6, फिर है 24, फिर है 120। सो अगर आपको यहाँ लॉजिक दिख रहा है, सो ये इंटू 4 हो रहा है, ये इंटू 5 है, ये इंटू 6 है, ये इंटू 7 है, दैट इज यहाँ पे क्या होना चाहिए था 4 हो रहा है, फिर 5 फिर 6, तो यहाँ पे इंटू 3 होना चाहिए था, 3 इंटू 3, या फिर यहाँ पे भी इंटू 2 होना चाहिए था। सबसे पहले 1 फिर 2 आना चाहिए, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, दैट इज ये करेक्ट है, 3 रॉन्ग है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, सो एरर है सेकेंड पार्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 5 6 13 40 161, 5 के बाद 6 आ रहा है, दैट इज क्या हुआ होगा इंटू 1 प्लस 1 6, 6 के बाद 13 आ रहा है, दैट इज इंटू 2 12 होता है, प्लस 1 13 आ रहा है, 13 के बाद 40 आ रहा है, 13 इंटू 3 हुआ होगा 39 एंड 40 आ रहा है, दैट इज प्लस 1, तो ये हो गया 39 एंड प्लस 1 इज 40, यहाँ तक राइट है। 40 इंटू 4 इज 160 प्लस 1 इज 161, ये भी राइट है। 161 इंटू 5, सो दैट बिकम्स व्हाट, यहाँ पे हो जाएगी ये वैल्यू 5, दिस इज 5 5 6 इज 30, 805 प्लस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए 806, यहाँ पे आ रही है 803, तो एरर है ई पार्ट के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है 420 है, उसके बाद 429 426 437 432 443 438, ठीक है, तो क्लोज नंबर्स है, दैट इज डिफरेंस या एडिशन की कुछ सीरीज होगी। डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 29 यहाँ पे क्या हो रहा है +9 हो रहा है, बट यहाँ पे -3 हो रहा है। यहाँ अगर आप डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे तो +11 हो रहा है, बट यहाँ पे -5 हो रहा है। यहाँ अगेन +11 हो रहा है, यहाँ -5 हो रहा है, दैट इज अगर आप बैकवर्ड साइड से ऑब्जर्व करो तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, +11 -5, दैट इज जो एरर है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर है। 420 उसके बाद +11 होना चाहिए था, अगर इसमें 11 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 431 एंड 431 में से -5 करेंगे तो अपना 426 बन जाएगा, तो एरर कहाँ थी डी पार्ट में, 429 की जगह आएगा 431। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट दे रखा है 50 46 55 39 63 28 77, ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 4 का आ रहा है, देन 46 है तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 एंड 1
416 का डिफरेंस आ रहा है, देन यहाँ पे 9 3 इज 525 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो आई होप अब आपको लॉजिक पता चल गया है कि ये स्क्वायर्स है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। नाउ यहाँ पे देखो 50 माइनस 2 का स्क्वायर हुआ तो 46, 46 प्लस 3 का स्क्वायर हुआ तो आया 55, 55 माइनस 4 का स्क्वायर हुआ, दैट इज इसमें से माइनस 16 किया तो आया 39, 39 प्लस 25 करेंगे अगर, 39 प्लस 25 तो ये वैल्यू कितनी आती है 1464 आनी चाहिए, बट यहाँ पे ये 63 आ रही है, तो एरर कौन से पार्ट में, डी पार्ट में, ओके। फिर नेक्स्ट दे रखा है 10 12 9 14 6 16 1। नाउ इफ you'll ऑब्जर्व द सीरीज केयरफुली, यहाँ पे 2 से इंक्रीज हो रहा है, देन 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 9 से 14 5 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 14 से 6 दैट इज 8 का रिडक्शन हो रहा है, 6 से 16 दैट इज 10 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे सी पहले 2 से इंक्रीज हो रहा है, फिर 3 से डिक्रीज हो रहा है, फिर 5 से इंक्रीज हो रहा है, फिर 8, 14 से 6 हुआ, 8 से रिड्यूस हो रहा है। एक बार डिफरेंस लेने से हम इस सीरीज को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, अगर हम इसका फिर से डिफरेंस ले ले, +2 -3 तो ये कितना आ रहा है 1, -3 + 5 ये कितना डिफरेंस हो रहा है 2, +5 -8 ये कितने का डिफरेंस हो रहा है 3। तो डबल डिफरेंस लेने पे यहाँ का लॉजिक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो -8, अब यहाँ पे 4 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 4 आने के लिए हमको यहाँ पे कितना चाहिए 8 है, तो ये वैल्यू अभी कितनी आ रही है 6 में से 16 गए, सो दिस इज बिकमिंग 6 से 16 हो गया +10 हो रहा है, पर हम क्या चाहते हैं यहाँ पे 4 हो, दैट इज यहाँ पे 12 होना चाहिए था, इसकी जगह अगर 12 होता तो ये डिफरेंस आता 4, यहाँ पे 12 लाना है, मतलब कि ये वैल्यू 18 होनी चाहिए थी, तो एरर है ई पार्ट के अंदर, इसकी जगह 18 आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इफ अ बोट ट्रेवल्स 29 किलोमीटर अपस्ट्रीम डायरेक्शन इन 5 hours and the speed of the stream is 2.2 kilometer per hour, then the time taken by the boat to travel the distance of 81.6 kilometer in downstream direction is। सबसे पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट दे रखा है, स्पीड ऑफ द बोट को अगर हम लोग x मान ले एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यहाँ पे गिवन है विच इज इक्वल टू 2.2 किलोमीटर पर आवर, ओके। क्वेश्चन बनेगी टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रेवल हो रहा है 29 किलोमीटर, ठीक है, एंड स्पीड है तो अपस्ट्रीम के लिए हमको निकालनी है, तो उस केस के अंदर क्या बन जाएगा स्पीड ऑफ द बोट दैट इज x माइनस ऑफ 2.2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स का। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 29 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ x माइनस ऑफ 11, या फिर 11 इधर आएगा तो 40 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ x, या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हमें स्पीड ऑफ द बोट भी मिल गई 8, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारे पास है 2.2। अब अगर हमें डाउन स्ट्रीम निकालना है तो वो क्या होता है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10.2 किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ पे हमें क्या पूछना है टाइम टेकन बाय द बोट, टाइम डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो वो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है 81.6 किलोमीटर एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी है 10.2, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 आवर्स, ठीक है। तो ये टाइम कितना आ जाएगा ऑप्शन ए 8 आवर्स, ओके। फिर नेक्स्ट दे रखा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 784 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया अगर स्क्वायर का दे रखा है 784 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर अगर दे रखा है, ठीक है, तो हमको इसकी साइड पता चल सकती है बिकॉज वो क्या होगा इसका अंडर रूट, तो 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का, तो 28 मीटर जो है वो साइड ऑफ द स्क्वायर निकल गई। अब दिया गया है इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट इज सर्कल का डायमीटर आया 28 मीटर, तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 28/2 दैट इज 14 मीटर। एंड क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वो किससे दिया जाता है 2πr से, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 14, दिस विल बी 2, so this is 44 into 2 which is equals to 88 meter, so the right answer will be option D। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन वाले चैप्टर में से, आपको बस बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बॉट x kg of tea at the rate of 56 kg and 32 kg of tea at the rate of 91 per kg. If he made a profit of 25% by selling the mixture at the rate of 105 per kg, then find the value of the x। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को सेलिंग प्राइस दे रखी है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय प्रॉफिट कितना हो रहा है 125 का,
तो दिस विल बिकम व्हाट 20, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 25, दिस विल बी 4 5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 21। दैट इज यहाँ से हमको कॉस्ट प्राइस पता चल गई 84 रुपीज पर केजी। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखी थी, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय प्रॉफिट, तो ये हमको कॉस्ट प्राइस मिल गई। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसने क्या किया, टी को शॉपकीपर बॉट टी एक 56 रुपए पर केजी वाली एंड दूसरी 91 केजी पे। तो अगर हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो एक थी 56 रुपीज पर केजी, दूसरी थी 91 रुपीज पर केजी, दोनों की कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस है 84 रुपीज पर केजी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 एंड ये कितना हो जाएगा 2 एंड this will be 28. Okay, so 7:28 यहाँ पे वैल्यू आई। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस विल बिकम 1:4। ठीक है, तो अब हमको क्या दे रखा है, जो 56 केजी वाली है ये हुआ 1, ये हुआ 4। 1 की वैल्यू अगर हमको पता है यहाँ पे दे रखी है कि जो 56 वाली है उसकी वैल्यू 32 है। दैट इज अगर 1 32 के बराबर है तो यहाँ पे 4 किसके बराबर होगा, 32/4, तो वो आ जाएगा 8 केजी। तो हमको यही निकालना था। So the right answer will be option D. Okay. Next है read the information carefully and answer the following question on the basis of the information given below. सबसे पहले दे रखा है कि A and B किसी काम को 18/2/3 डेज में कंप्लीट करते हैं एंड B and C किसी काम को 14/7/12 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो if the efficiency of C is 40% more than that of B, अगर जो efficiency है C की वो B से 40% ज्यादा है, तो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क एंड दूसरा इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कंप्लीट द वर्क टुगेदर। इस क्वेश्चन के अंदर एक डेटा मिसिंग है कि जो टोटल वर्क है वो भी आपको मेंशन है। टोटल वर्क यहाँ पे है 1400 यूनिट का। ओके, नाउ आपको बताना है कि कितने दिन में कौन कितना काम कंप्लीट करता है। तो हमें वर्क पता है, डेज पता है, तो हम लोग एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 18। ये किसकी एफिशिएंसी है, ए एंड बी दोनों की साथ में है, 18 2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1400 डिवाइडेड बाय 18 54 56/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 75 यूनिट। सिमिलरली एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी हमको दे रखा है कि वो काम को कंप्लीट करते हैं 14/7/12 डेज में। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन 14/7/12 डेज में। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बी एंड सी की एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि होगी 96 यूनिट। ठीक है, अब क्या दे रखा है, द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 40% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी। मान लो कि एफिशिएंसी ऑफ सी इज टू एफिशिएंसी ऑफ बी है, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो बी से 40% ज्यादा है। दैट इज अगर बी की 100 है तो सी की 140 होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 5:7। अब 5:7 आई है तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी। नाउ ये जो रेशियो आया ये किसका है, बी एंड सी का, एंड हमें पता है कि बी एंड सी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे दे रखा है 12x 96 यूनिट। ठीक है, एंड ये कितना बन रहा है 12x। तो 12x अगर 96 यूनिट के बराबर है तो 1x किसके बराबर होगा, 8 यूनिट के बराबर। 1 अगर 8 यूनिट के बराबर होगा तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 40 एंड 7 की एफिशिएंसी हो जाएगी 7 × 8 दैट इज 56 यूनिट। ये पता चल गया। अब यहाँ पे देखते हैं ए एंड बी की जो कंबाइन एफिशिएंसी है वो है 75 यूनिट। अगर बी की एफिशिएंसी 40 यूनिट है, सी की एफिशिएंसी 56 यूनिट है, ए एंड बी की टुगेदर 75 है, उसमें से बी की 40 है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी जो कि होगी 35 यूनिट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सो द टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ ए। ठीक है, सो दिस विल बी द टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे तो 2 एंड ये होगा 5 40 डेज के अंदर ए पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क। तो टोटल वर्क है 1400 डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी टुगेदर। तो ए कंप्लीट करता है, ए की एफिशिएंसी है 35 यूनिट, बी की एफिशिएंसी है 56 यूनिट। ए की है 35, बी की है 56, सो दिस विल बी 11 एंड 91। तो 1400 डिवाइडेड बाय 91, 7 200 एंड 7 1 21 13, 200/13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15/13 डेज। दैट इज ऑप्शन ई जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ऑलराइट, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइम एंड वर्क या फिर जो स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर्स है ये बहुत ही ईजी है, सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है।
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, एंड वर्क वाले चैप्टर के अंदर वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। बस इन दो फॉर्मूलाज के आसपास ही सारे क्वेश्चंस घूमते हैं, तो आपको बस इसी मेथड से इनको सॉल्व करना है। ओके, सो ये थे 35 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांट सेक्शन। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चंस आते हैं फॉर द 35 मार्क्स, एंड जो टाइम है वो इसके अंदर सेक्शनल टाइम रहता है 20 मिनट्स का। सो विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर। 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people in the each row। पहली रो के अंदर जो बैठे हैं वो सारे ही नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। तो 12 people है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। जो रो 1 के अंदर बैठे हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, जो रो 2 में है वो साउथ फेसिंग है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे दिया है डी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। या तो डी यहाँ बैठ सकता है, या फिर हम लोग एक और पॉसिबल केस लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, या फिर डी यहाँ होगा, ठीक है। डी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, 2 people सिट बिटवीन बी एंड डी, 2 लोग बैठेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, इस केस के अंदर यहाँ पे बी आएगा। फिर दिया है द वन हु फेसेस बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। जो बी को फेस कर रहा है वो क्यू के सेकंड लेफ्ट में है। रिमेंबर, अब इस केस में क्यू यहाँ आएगा बिकॉज ये सब साउथ फेसिंग है। सिमिलरली इसमें जो बी को फेस कर रहा है वो क्यू के सेकंड लेफ्ट में है, दैट इज क्यू यहाँ पे आएगा। ओके, 3 people सिट बिटवीन क्यू एंड एस, 1 2 3 यहाँ पे एस आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे एस आ जाएगा। द वन हु फेसेस एस सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। नाउ जो एस को फेस कर रहा है वो जी के इमीडिएट राइट में, जो एस को फेस कर रहा है वो जी के इमीडिएट राइट में। ओके, as many people sit to the left of G as many people sit to the left of G as to the left of V। ठीक है, G के लेफ्ट में जितने लोग हैं 1 2 3 4 उतने ही V के लेफ्ट में होंगे। अब रिमेंबर V यहाँ नहीं आएगा, ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो V के लेफ्ट में 4 लोग, यानी कि V को यहाँ आना चाहिए था, तभी 1 2 3 4 होते। बिकॉज ये साउथ फेसिंग है तो V का लेफ्ट इधर होगा, तो ये तो कंडीशन ही कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे देखो V के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3। G के लेफ्ट में 3 लोग हैं तो इसमें भी V के लेफ्ट में 3 लोग आने चाहिए, तो V यहाँ पे आ जाएगा। सो 1 2 एंड 3। ओके, 2 people सिट बिटवीन T एंड V, तो 2 people बैठेंगे, दैट इज T यहाँ आ जाएगा। R सिट एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ U। R जो है वो U के राइट में है, बट रिमेंबर ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। तो U का राइट होना मतलब कि U इधर आएगा और R इधर आएगा, बिकॉज ये साउथ फेसिंग है। तो यहाँ पे T है, यहाँ पे S है, यहाँ पे U आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। ओके, द वन हु फेसेस U सिट थर्ड टू द राइट ऑफ E। जो U को फेस कर रहा है वो E के थर्ड राइट में है, दैट इज E यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड द वन हु फेसेस U सिट थर्ड टू द राइट ऑफ E। F सिट एट वन ऑफ द पोजिशन टू द राइट ऑफ C। जो F है वो C के राइट में बैठता है, तो ऑब्वियसली C यहाँ आएगा एंड F यहाँ आएगा। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। तो इसी तरह से आपको जब भी नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इसी मैनर में ही उसको सॉल्व करना है। ओके, सो जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट है वो क्या बना था, 6 people जो फर्स्ट रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड 6 people जो नेक्स्ट रो में बैठे हैं, ये सब साउथ फेसिंग है, ये सारे नॉर्थ फेसिंग है। तो क्या अरेंजमेंट था, Q R V U S N T, एंड यहाँ पे क्या था, E C B G F N D। अब क्वेश्चंस देखते हैं। हु सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ F। F के फोर्थ लेफ्ट में कौन है, E। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन S एंड R। S एंड R के बीच में कितने लोग हैं, 2। हु फेसेस C, तो आंसर हो जाएगा R। Which of the following statement is true? 3 people sit between B and D. This is wrong. V sit opposite to G. This is also wrong. R and U are immediate neighbors. Wrong. T and E sit at the extreme end of the row. So T and E. So this is right. फिर है 4 of the following are alike in a certain way. Q T D E R. Q E T D. ये सारे कॉर्नर पे बैठे हैं, R कॉर्नर पे नहीं बैठा है. So this will be odd one out. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड डिक्लेयरिंग। DECLARING, इनके बीच में कितने वर्ड होंगे एग्जैक्टली जैसा कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पेयर्स चेक करते हैं। डी के बाद ई आना चाहिए एक पेयर, DEFGHIJKL। EFGHIJKL ये नहीं बनेगा। ई के बाद एफ आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। फिर CDE, सी के बाद DEFGHI, यहाँ पे भी पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद LMNO, एल से इधर देखते हैं, MNOPQ, यहाँ भी नहीं होगा। ABC, रिमेंबर नेक्स्ट पेयर बन रहा है AC, तो
ए बी सी डी ई इधर नहीं आएगा, ए बी सी डी ई। फिर आर से चेक करते हैं तो आर एस टी यू वी यहाँ नहीं बनेगा, आर एस टी इधर भी नहीं बन रहा है। उसके बाद आई के साथ चेक करते हैं, आई जे के एल, तो आई एंड एल एक पेयर बन रहे, एम एन ओ इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं होगा। फिर एन के साथ चेक करते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, ऑलराइट। फिर जी के साथ चेक करते हैं, जी एच आई, तो जी आई एक पेयर बन रहा है, जे के एल, जी एल भी एक पेयर बन रहा है, एम एन ओ, तो इसमें कितने पेयर्स बन रहे हैं? 5, तो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलॉक्स में से, क्या दिया है? ऑल द लैडर्स आर स्टेयर्स, ओनली अ फ्यू स्टेयर्स आर वेज। रिमेंबर, सिर्फ कुछ ही स्टेयर्स वेज है, मतलब कि कुछ स्टेयर्स ऐसे हैं जो कभी भी वेज नहीं होंगे। एंड जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो उसके अंदर एक चीज और ध्यान रखना कि ऑल स्टेयर्स आर वेज कभी नहीं होगा, बट ऑल वेज आर स्टेयर्स हो सकता है। फिर दिया गया है ऑल वेज आर एलिवेटर, जितने भी वेज है वो सब की सब एलिवेटर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि नो एलिवेटर्स आर लैडर, नो एलिवेटर्स आर लैडर। अभी तो ये ट्रू है, बट ऑल्टरनेट बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सम लैडर्स आर एलिवेटर्स, क्या अभी है? रॉन्ग। अब इसमें देखो, सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, नो एंड सम वाली कंडीशन है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग है, तो ये कैसा वाला केस बन गया? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आइदर कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यू कंप्यूटर्स आर टाइपराइटर्स, ठीक है, अ फ्यू कंप्यूटर्स आर टाइपराइटर्स, ये बन गया। फिर दिया है ओनली अ फ्यू, रिमेंबर ओनली अ फ्यू टाइपराइटर्स, कुछ ही टाइपराइटर्स ऐसे हैं जो लैपटॉप होंगे, कुछ टाइपराइटर्स ऐसे हैं जो कभी भी लैपटॉप नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है ऑल लैपटॉप बीइंग टाइपराइटर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ही लैपटॉप टाइपराइटर में आ जाए। हमेशा ये चीज याद रखना कि ओनली अ फ्यू में टाइपराइटर कभी भी लैपटॉप नहीं होगा, पर सारे के सारे लैपटॉप टाइपराइटर हो सकते हैं, तो ये कंडीशन पॉसिबिलिटी में ट्रू होगी। नेक्स्ट दिया है ऑल कंप्यूटर्स बीइंग लैपटॉप, सारे के सारे कंप्यूटर लैपटॉप बन जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। सो इस केस में राइट आंसर होगा बोथ द कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। फिर नेक्स्ट दे रखा है फ्यू ट्रक्स आर पेपर्स, फ्यू ट्रक्स आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर मैगजीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले दैट सम ट्रक्स, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रक्स, सम ट्रक्स आर डेफिनेटली नॉट मैगजीन, सम ट्रक्स आर डेफिनेटली नॉट मैगजीन, बट ट्रक तो मैगजीन है, तो ये तो कंडीशन गलत हो जाएगी। सम मैगजीन्स आर ट्रक, ये कंडीशन सही है, तो इस केस में आंसर होगा ओनली द कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में से, पॉइंट बी इज 10 मीटर, पॉइंट बी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, कहीं पे पॉइंट ए है उससे 10 मीटर वेस्ट पे, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट बी। पॉइंट सी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी के 15 मीटर साउथ में यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट सी। फिर दे रखा है पॉइंट डी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के 15 मीटर नॉर्थ में यहाँ पे आएगा कौन सा? पॉइंट डी। उसके बाद दे रखा है पॉइंट ई इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, तो डी से 15 मीटर ईस्ट पे यहाँ पे आ जाएगा ई। फिर दे रखा है पॉइंट सी जो है इस 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, पॉइंट सी जो है वो एफ के 15 मीटर वेस्ट में है, रिमेंबर सी एफ के 15 मीटर वेस्ट में है, दैट इज एफ यहाँ होगा। नाउ पॉइंट सी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ, ये बन गया। पॉइंट जी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट जी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा पॉइंट जी, ठीक है, मतलब ये 10 है एंड ये 5 है। पॉइंट एच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, एच जो है वो एफ के 15 मीटर पे है, 15 मीटर का मतलब ये 15 है, यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी पॉइंट एच की, ये पूरा 15 ही है ना। पॉइंट एच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ एंड देन दे रखा है पॉइंट आर इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, ई से 3 मीटर और ईस्ट पे, मतलब इधर, आई होप दिस इज विजिबल, यहाँ से यहाँ तक और 3 मीटर ईस्ट पे है पॉइंट आर, पॉइंट आर इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। ओके, तो ये आपका फाइनल डायग्राम है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, एफ से एच के बीच में कितना डिस्टेंस है, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ से एच के बीच में डिस्टेंस है 15 मीटर का,
और एफ के रिस्पेक्ट में बताना है तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई, नॉर्थ। सो राइट आंसर है 15 मीटर नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू आर। जी की क्या डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू आर, साउथ वेस्ट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आर है एंड आर से साउथ एंड इस तरफ आप आ रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, इनमें से कौन सा स्ट्रेट लाइन में से नहीं है, सीजीएफ, सीजीएफ, तो सीजीएफ एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद जीएडी, बीएएच, जीएडी भी एक स्ट्रेट लाइन है, बीएएच भी एक स्ट्रेट लाइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एफएचई, डीईआर, तो एफएचई एंड डीईआर, डीईआर एक स्ट्रेट लाइन है बट एफएचई एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो इस केस के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट फाइंड करना है, आरएफ, डीसी, डीआर। तो देखो आरएफ साउथ वेस्ट है, डीसी, डीसी से भी साउथ वेस्ट है, डीआर, डीआर एक स्ट्रेट लाइन में है तो इसके अंदर ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डी इज साउथ टू ए, डी ए से साउथ में नहीं है, नहीं। उसके बाद है पॉइंट एच इज ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट एच इज ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, दिस इज राइट। सो ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर होगा। लास्ट है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन सम वे एंड आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ठीक है, एस एन एम, एच सी बी, आर एम एल, डब्ल्यू टी एस, पी के जे। नाउ यहाँ पे सी, एस के बाद आ रहा है एन, फिर आ रहा है एम, एम एन, मतलब यहाँ पे तो -1 हो रहा है एंड एस से आ रहा है एन, तब यहाँ पे अगर आप देखोगे एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस, दैट इज यहाँ पे हो रहा है, अगर हम लोग इधर से जाए एस से एन जाए तो हो रहा है -5। फिर एच सी बी में चेक करते हैं, एच से सी में अगेन हो रहा है -5 एंड सी से बी में हो रहा है -1। ठीक है, तो ये सही है, ये सही है। आर एम एल, आर से एम में -5 हो रहा है, एल एम यहाँ पे -1 हो रहा है। डब्ल्यू टी एस, ना वहां पे देखते हैं डब्ल्यू एस टी, यहाँ पे तो -1 हो रहा है एंड डब्ल्यू से टी, यू वी डब्ल्यू यहाँ पे सिर्फ -3 ही हो रहा है, तो ये वाला जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपको इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस को बताना है कि इनमें से राइट कौन सा होगा। सबसे पहले बोला है डी इज ग्रेटर देन टी, तो डी इज ग्रेटर देन एन, एन इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज इक्वल टू टी, तो डी इज ग्रेटर देन टी। फिर दिया है एन इज ग्रेटर देन एस, एन इज ग्रेटर, एन एंड एस के बीच में ऑपोजिट साइन आए तो हम ये रिलेशन नहीं बता सकते, तो इस केस में आंसर होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। फिर दिया है के इज ग्रेटर देन टी, के इज इक्वल टू ए, k is greater than r and r is greater than t, so k is greater than t, ये वाला सही होगा। फिर दिया है a is greater than b, तो यहाँ a लिख लें अगर तो a is greater than r, r is greater than b, तो a is greater than b, that is दोनों ही कंक्लूजन इसके अंदर ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 8 पीपल आर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, नेमली जनवरी से लेके दिसंबर तक, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। सो यहाँ पे डिफरेंट मंथ है एंड 8 पीपल बॉर्न हुआ है, तो पहले कोई जनवरी में बॉर्न हुआ होगा, उसके बाद फेब नहीं है, फिर मार्च में, देन अप्रैल में, फिर मई में, जून में, अगस्त में, अक्टूबर में एंड फाइनली दिसंबर में। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ए वॉज बॉर्न इन द मंथ आफ्टर ऑगस्ट, तो ए या तो अक्टूबर में बॉर्न होगा या फिर ए दिसंबर में बॉर्न होगा। ओनली 4 पीपल वर बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, 1 2 3 4, तो इस केस में बी यहाँ पर आएगा एंड सिमिलरली 1 2 3 4, तो इस केस में बी यहाँ आएगा। ओनली 4 पीपल वर बॉर्न बिटवीन ए एंड बी, ओनली 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन बी एंड सी, तो ऊपर तो नहीं आ सकता, 2 लोग बॉर्न होंगे तो सी यहाँ पे आ जाएगा। 2 पीपल वर बॉर्न 1 एंड 2, तो इस केस में सी यहाँ आएगा। द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन ए एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन सी एंड डी, तो ए एंड सी के बीच में एक लोग है तो सी एंड डी के बीच में भी एक ही इंसान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए, फिर यहाँ पे सी, ए एंड सी के बीच में 1 पर्सन, तो सी एंड डी के बीच में भी 1 पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ए एंड सी के बीच में 1 पर्सन, तो सी एंड डी के बीच में 1 पर्सन। पी वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर डी, तो बिफोर डी, पी इस केस में तो एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पे पी कहीं पे भी आ सकता है, इन दोनों पोजिशन पे पी आ सकता है। ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड क्यू, अगर पी को जनवरी में लेते हैं तो 2 पर्सन, तो क्यू यहाँ नहीं आएगा। पी को अगर हम लोग मार्च पे लेते हैं, ठीक है, इस केस में पी को अगर हम लोग मार्च पे ले ले तो 2 पर्सन वर बॉर्न, तो क्यू जुलाई आ जाएगा एंड यहाँ पे क्यू मई आ जाएगा। आर वॉज बॉर्न बिफोर एस, तो
R was born before S but after Q. तो after Q मतलब R यहाँ आएगा, R was born after Q but before S, पर S से पहले born हुआ था, that is Q के बाद में, but इस केस में S से पहले तो हो ही नहीं सकता है ना, R was born after Q पर S से पहले, that is ये condition तो बन ही नहीं रही है। एंड अगर हम इसमें चेक करें that R was born आफ्टर Q एंड वॉज बॉर्न बिफोर S, हाँ इसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट, सो हमारा क्या अरेंजमेंट बना था, जैन था, उसके बाद फेब्रुवरी नहीं था, मार्च, अप्रैल नहीं था, नहीं अप्रैल था, फिर था मई, फिर था जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, तो ये सारे मंथ दिए थे। एंड फाइनल अरेंजमेंट हमारा बना था P, फिर B, फिर D, Q, C, R, A and S. Okay. Now question है C was born in which of the following month? तो C was born in June. Who was born in the month of May? तो आंसर है Q. The number of people born before R is same as after. R से पहले कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 किसके बाद आ रहे हैं, D के बाद में, 1 2 3 4 5, तो राइट आंसर हो जाएगा D. Which of the following statement is true? B was born in the month of April. Wrong. Only 3 people were born between S and Q. 1 2 3, so this is the right one. फिर है if P is related to D, P जो है वो D से related है, मतलब एक छोड़ के, D is related to Q, again एक skip करके, then in the same way C is related to, तो एक skip करके C will be related to A. Next question है study the following information carefully and answer the question. 5 boxes of different weight are arranged in a row from top to bottom and the weight of the box A इज मोर देन द वेट ऑफ द बॉक्स बी, तो 5 बॉक्सेस है जिनको टॉप से बॉटम में अरेंज किया है एंड जो ए का वेट है वो बी से ज्यादा है, बट बॉक्स ए इज लाइटर देन बॉक्स सी, मतलब जो सी का वेट है वो ए से ज्यादा है। बॉक्स डी इज लाइटर देन बॉक्स सी, डी कहीं बाद में आएगा, सी से लाइटर है, बॉक्स डी इज लाइटर देन बॉक्स सी बट नॉट द लाइटेस्ट, तो डी लास्ट में नहीं आएगा, लाइटेस्ट नहीं है। बॉक्स सी इज नॉट दी हैवीएस्ट, सी भी हैवीएस्ट नहीं है, दैट इज सी से पहले भी कुछ आएगा, तो ऑब्वियसली अब 5 ही बॉक्स है तो सबसे हैवीएस्ट तो ई ही होगा, ठीक है, और डी लास्ट में नहीं आएगा। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, 5 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट वेट आर अरेंज इन अ रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द वेट ऑफ द बॉक्स ए इज मोर देन दैट ऑफ द बॉक्स बी, but box A is lighter than box C, box D is lighter than box C but not the lightest, box C is not the heaviest among them, ठीक है। एंड मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, D लाइटेस्ट नहीं है, तो मतलब हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि D होगा फिर A फिर B, क्योंकि D लाइटेस्ट नहीं है एंड C से लाइटर है एंड E जो है वो हैवीएस्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये ऑर्डर फॉलो करें तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द वेट ऑफ द सेकंड लाइटेस्ट बॉक्स इज 15 kg, अगर A का वेट 15 kg है तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड लाइटेस्ट, तो इस केस के अंदर थर्ड लाइटेस्ट कौन हो जाएगा, सो द आंसर विल बी D. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेट ऑफ द बॉक्स C इज 18 kg, अगर C का वेट यहाँ पे 18 kg है, ठीक है, सो देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ बॉक्स D, तो D का वेट क्या होगा, 15 से ज्यादा एंड 18 से कम, दैट इज 16 kg. फिर है हाउ मेनी बॉक्सेस आर लाइटर देन बॉक्स E, तो E से लाइटर कितने हैं, 4 बॉक्स, बिकॉज E हैवीएस्ट है, तो इस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 4. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड, सर्कुलर टेबल में 6 लोग बैठे हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सभी बाहर की साइड देख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ, एंड ऑल आर फेसिंग आउटसाइड. C is not sitting second to the left of E, C is not sitting, ठीक है, E sit third to the right of A, मान लो कि A जो है वो बाहर देख रहा है तो उसके थर्ड राइट 1 2 3 E यहाँ पे बैठेगा. B sit third to the right of F, B sit third to the right of F, मान लो F यहाँ है तो 1 2 3, तो उस केस में B यहाँ आ जाएगा. अगर F यहाँ है तो 1 2 3, दो केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो अगेन E यहाँ है तो A जो है वो A के थर्ड राइट में E है. अब क्या बोला, B सेट थर्ड टू द राइट ऑफ F, F अगर यहाँ होता है तो 1 2 3 B यहाँ पे आएगा, F अगर यहाँ होता है तो 1 2 3 B यहाँ पे आएगा. फिर क्या बोला है, C एंड A आर नॉट द इमीडिएट नेबर, तो C यहाँ नहीं आएगा तो इस केस में C यहाँ आएगा, C यहाँ नहीं आएगा तो इस केस में C यहाँ आएगा. C एंड A आर नॉट द इमीडिएट नेबर, B एंड A आर नेबर्स, ठीक है, तो ये वाला केस तो गलत हो जाएगा, A एंड B नेबर्स है. एंड अब इसमें कंडीशन दी है C इज नॉट सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F,
F है ये इसका राइट है बट C इसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है, दैट इज ये वाली कंडीशन भी गलत हो जाएगी। तो हमें एक और पॉसिबल केस लेके चलना है। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या बोला है, E सेट थर्ड टू द राइट ऑफ A। मान लो कि ये A है तो थर्ड राइट 1 2 3, यहाँ पे E आ जाएगा। E सेट थर्ड टू द राइट ऑफ A, B सेट थर्ड टू द राइट ऑफ F, C एंड A आर नॉट द नेबर्स, C एंड A नहीं आएगा। तो E सिट थर्ड टू द, ये A है, C यहाँ पे कहीं पे नहीं आएगा। एक और कंडीशन लेते हैं कि अगर ये A है तो 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड राइट पे E आएगा, दोनों जगह C नहीं आएगा। अब दिया है A एंड B आर नेबर, एक कंडीशन लेते हैं जिसमें B यहाँ आएगा, एक कंडीशन लेते हैं जिसमें B यहाँ आएगा। अब बोला है B सेट थर्ड टू द राइट ऑफ F, तो इस हिसाब से F यहाँ आएगा बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ होगा, एंड इस कंडीशन में 1 2 3 मतलब कि F यहाँ आएगा, ठीक है। एंड फिर क्या बोला है, B सेट थर्ड टू द राइट ऑफ F, C एंड A आर नॉट नेबर्स, मतलब कि यहाँ C नहीं आएगा तो इस केस में C यहाँ आएगा, यहाँ C नहीं आएगा तो C यहाँ आएगा। एंड अब एक कंडीशन बोली है, C इज नॉट सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F है इधर, इसका ये राइट है बट इसमें F है एंड ये इसका लेफ्ट है, मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये सही है, तो यहाँ पे D आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल अरेंजमेंट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C। C के थर्ड राइट में कौन बैठा है, 1 2 3, आंसर विल बी D। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू E, E के ऑपोजिट कौन है, A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो हमारा डायग्राम क्या बना था, ADFECB, ADFECB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। AE ऑपोजिट है BD CF, तो FC ऑपोजिट है FNC, एक दूसरे के ऑपोजिट है, राइट। फिर है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ F, फेसिंग आउटसाइड है तो इमीडिएट राइट में E आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, ठीक है, E ऑप्शन है, नन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड वन आउट, तो BD, तो B एंड D ऑपोजिट है। फिर दिया है C एंड F, वो दोनों भी ऑपोजिट है। फिर दिया है A एंड D, ये भी ऑपोजिट है, तो ऑड वन आउट हो जाएंगे F एंड A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग, चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग में से क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आपको बताना है। now, यहाँ पे दिया है ट्रेनिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, टीचर परसेप्शन ऑलवेज राइट। यहाँ पे ऑलवेज है, यहाँ पे ऑलवेज है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलवेज का कोड हमको मिल जाएगा विच इज GODASBBMNP, तो ऑलवेज का कोड हो जाएगा MNP। फिर दिया गया है टीचर कैन स्टॉप ट्रेनिंग, तो फर्स्ट एंड थर्ड को अगर कंपेयर करें, टीचर इज ऑलवेज नेसेसरी, टीचर कैन स्टॉप ट्रेनिंग, तो टीचर, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग इन दोनों में कॉमन है, दैट इज हम लोग ट्रेनिंग का यहाँ से कोड निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा BYO। तो ट्रेनिंग का कोड आ गया हमारे पास BYO। एंड फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर कर लेते हैं, ट्रेनिंग इज ऑलवेज नेसेसरी एंड स्टॉप बैड परसेप्शन नेसेसरी, तो यहाँ से नेसेसरी कॉमन है, दैट इज हमको नेसेसरी का कोड मिल जाएगा जो कि होगा ASB। तो नेसेसरी का कोड है ASB। अब अगर आप फर्स्ट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ट्रेनिंग का कोड मिल गया, ऑलवेज का मिल गया, नेसेसरी का मिल गया, एक ही वर्ड बचा है इज, तो इसका कोड हो जाएगा GOD, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो टीचिंग, अब क्या है, अगर हम लोग सेकंड को एंड फोर्थ को कंपेयर करें, टीचर परसेप्शन ऑलवेज राइट, स्टॉप बैड परसेप्शन, दैट इज हम लोग यहाँ से परसेप्शन का कोड निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा DEN। तो परसेप्शन का कोड हमको मिल गया, दैट इज DEN। फिर परसेप्शन का मिल गया है हमको, ऑलवेज का मिल गया है। अब टीचर एंड राइट, तो सेकंड एंड थर्ड को अगर हम लोग कंपेयर करें तो टीचर कैन स्टॉप ट्रेनिंग एंड टीचर परसेप्शन ऑलवेज राइट, दैट इज टीचर के लिए जो कॉमन कोड है वो है COH, तो यहाँ से हमको टीचर का भी कोड मिल गया विच इज COH। अब अगर आप सेकंड को देखोगे तो टीचर का कोड है, परसेप्शन का कोड है, ऑलवेज का कोड है, एक ही वर्ड आपके पास बचा है वो है राइट, तो राइट का कोड यहाँ पे हो जाएगा HEN। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टीचर का कोड आपको मिल गया है, ठीक है, ये रहा टीचर का कोड COH, कैन का सिर्फ बाकी है बिकॉज स्टॉप का कोड आपको मिल गया VYO एंड ट्रेनिंग का कोड भी आपको मिल गया BYO एंड स्टॉप का है VYO, तो सिर्फ कैन बचा है, तो कैन का कोड यहाँ पे हो जाएगा RHO। ओके, एंड अगर आप लास्ट सेंटेंस देखोगे स्टॉप बैड परसेप्शन नेसेसरी, तो आपके पास स्टॉप का कोड है, नेसेसरी का है, परसेप्शन का है, तो सिर्फ एक ही वर्ड बचा, दैट इज बैड, एंड बैड का कोड यहाँ पे हो जाएगा PUK। नाउ ये एक मेथड है जिससे या तो आप चाहो तो सारे वर्ड्स का पहले डिकोड कर लो एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, बट ये तभी सजेस्ट कर सकते हैं जब आप बिगिनर्स हो और आप सबसे पहली बार चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करो
सिंस यहाँ पे इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर। अगर 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सिंपली क्वेश्चन देखो, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सब वर्ड्स का मीनिंग निकाल दो। ओके, नाउ यहाँ पे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर द राइट, तो राइट का कोड है HEN। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PUK इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो PUK किसका कोड है, तो वो बन गया बेड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है hen गॉट पुक, उसका क्या मीनिंग होगा, सो सी यहाँ पे PUK मतलब बेड, HEN मतलब राइट एंड GOD इज का मतलब होता है इज, तो राइट इज बैड या बैड इज राइट, कुछ एक कोड होगा, बैड इज राइट इसके अंदर राइट आंसर है। फिर है टीचर इज ऑलवेज लिंग्विस्ट, इसका क्या कोड होगा, हमारे पास टीचर का है, इज का है, ऑलवेज का है, लिंग्विस्ट एक नया ही डी कोड वर्ड होगा। ठीक है, सो टीचर के लिए यूज हुआ है COH, इसके लिए यूज किया है GOD, ऑलवेज के लिए हमने यूज किया है MNP, तो COH GOD MNP एंड एक नया वर्ड दैट इज PA। ठीक है, और कहीं पे भी ये सारे एक साथ नहीं यूज किए, एक ये जगह है, देखो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, GOD है, COH है, MNP भी है, पर VYO है एंड ये हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, इसलिए ये इसका कोड नहीं होगा। इस केस के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन A। ठीक है, तो क्योंकि VYO अगर आप लेते तो वो स्टॉप का कोड हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय BYO, नाउ हमको डायरेक्टली पूछा है कि BYO वर्ड का क्या मतलब है, तो BYO का मतलब होता है ट्रेनिंग, तो इस केस के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C ट्रेनिंग। ओके, सो इस तरह से आपको चाइनीज कोडिंग एंड डी कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो दीज वर द 35 क्वेश्चंस फ्रॉम द रीजनिंग सेक्शन एंड एन ओवरऑल 100 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर। सो ट्राई कीजिए आपकी डेली एटलीस्ट एक पेपर को सॉल्व करें, एंड जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्पीड में एंड एक्यूरेसी में आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। So this was all from our side. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.